हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉय विद मैथ्स में। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। वैसे तो आप थंबनेल देख करके ही समझ गए होंगे। आज का जो क्लास होने वाला है यूपी लेखपाल के लिए होने वाला है, जो कि 2022 के लिए। और जो ये वीडियो है हमारा, इसमें 13 सितंबर 2015 में पूछे गए, प्रथम पाली में पूछे गए प्रश्न पत्र से लिए गए हिंदी के 25 क्वेश्चन हैं। ये देखिए आप, 25 प्रश्न हैं जो कि हिंदी से है, हिंदी के लिए है, हिंदी के लिए है आपका। और ये तिथि है जो कि 13 सितंबर 2015 में हुआ था राजस्व लेखपाल परीक्षा के लिए। तो चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन है इसमें। तो प्रथम क्वेश्चन, आपका पहला क्वेश्चन है, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? वह अगले साल आएगा। चलिए देखते हैं कि हमारा प्रथम क्वेश्चन क्या है, प्रथम प्रश्न हमारा क्या है। चलिए देखते हैं। तो चलिए देखते हैं कि हमारा प्रथम प्रश्न पत्र क्या है। तो चलिए देखते हैं हमारा प्रथम प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हमारा, वह अगले साल आएगा इस वाक्य में कौन सा कारक है? तो मैं आपको बता दूं कि इस प्रश्न में आपका कारक है अधिकरण कारक है, क्योंकि इसमें अगले साल, तो साल आपको पता होना चाहिए कि साल जो है आपका, यह साल एक समय है। और जब चर्चा होती है समय काल की, तो यहाँ पर अधिकरण कारक होता है। तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, उदय शब्द का विलोम शब्द छाटिए। तो उदय, उदय का मतलब होता है उत्थान होना, उत्थान होना। उत्थान का होगा आपका अस्त। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अस्त। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में भविष्य काल है? तो देखते हैं, एक एक करके पढ़ते हैं। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। तो देखिए, ये तो हमें पहले ही ऑप्शन में मिल गया, मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। देखिए करूंगा यानी भविष्य की बात बताई जा रही है। मैं आपकी प्रतीक्षा करूंगा। वैसे भी मैं पढ़ लेता हूँ कि ऑप्शन, दूसरे ऑप्शन में से क्या अर्थ निकलते हैं। तो देखिए, जो आपको दूसरा ऑप्शन है, मैंने एक पेड़ काट लिया, जो कि ये आपका भूतकाल से जो है। सी में देखिए, पुस्तक पढ़ने वाला था, ये इसमें था लगा है, तो ये जो है भविष्य नहीं हो सकता। मैं आपका आभारी हूँ, ये भी आपका वर्तमान है, ये भी आपका वर्तमान है, यह भी नहीं हो सकता। देखिए ये भी जो क्वेश्चन इसमें लाए हुए हैं, ये आपको पहले भी एक बार बता चुके हैं कि 3 सितंबर 2015 में पूछे गए सभी प्रश्न हैं। और यहाँ से आप आइडिया लगा सकते हैं, एक आइडिया आपको मिल जाएगा कि किस तरीके के जो है प्रश्न लेखपाल में पूछे जाते हैं। तो वीडियो को पूरा जरूर देखें, एक एक प्रश्न, एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या है। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा, ऊंट के मुंह में जीरा। ऊंट के मुंह में जीरा का अर्थ बताना है आपको कि इसमें से नीचे दिए गए विकल्पों में से ऊंट के मुंह में जीरा के लिए सही विकल्प कौन सा है। तो चलिए पढ़ते हैं। बहुत अधिक खाने वाले को बहुत कम देना। देखिए पहले ही ऑप्शन में इसका आंसर हमें मिल जाता है, पहले ही ऑप्शन में हमारा आंसर मिल जाता है। देखिए ऊंट के मुंह में जीरा, ऊंट कितना बड़ा जानवर है, ऊंट कितना बड़ा जानवर होता है जानते हैं आप सभी, ऊंट कितना बड़ा जानवर है। और उसको जीरा के बराबर खाने के लिए देंगे, बड़े जानवर को थोड़ा सा खाने के लिए देंगे, उसी को
ऊंट के मुंह में गिरा बोलते हैं, जैसे बहुत अधिक खाने वाले का को बहुत कम देना। यही इसका ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या है। जूते चाटना। तो देखते हैं एक एक ऑप्शन पढ़ते हैं क्या है। जूते चाटना, इधर उधर घूमना, ये आपका नहीं हो सकता। जूते को चमकदार बनाना, भाई कोई जूता चाट के थोड़ी चमकदार बनाएगा, ये भी नहीं हो सकता आपका। अगला देखते हैं घूस देना। घूस देना ये भी गलत है, तो आपका ऑप्शन डी ही केवल बचता है, क्योंकि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हमारा क्या है। हाँ, तो यहाँ पे एक निर्देश दिया गया है, पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं कि क्या निर्देश दिया गया है। तो निर्देश आपको आपका दिया गया है यहाँ पर। निर्देश प्रश्न संख्या 6 और 7 के वाक्यों में आए रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन हमारा क्या है। तो 6 नंबर क्वेश्चन हमारा कह रहा है माता जी को। अब देखिए माता जी को जो है आप आशीर्वाद तो दे नहीं सकते। माता जी को आप आशीर्वाद तो दे नहीं सकते हैं। माता जी को आशीर्वाद ये आपका नहीं हो सकता, ये आपका नहीं हो सकता। तो चलिए ये तो होगा ही नहीं। अगला देखते हैं शुभाकांक्षा, ये भी नहीं हो सकता। नेक्स्ट आप है प्रणाम। तो देखिए माता जी को प्रणाम, यही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो यानी ऑप्शन ऑप्शन सी ही आपका सही आंसर है। तो चलिए 7वें नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, पढ़ लेते हैं। 7वां नंबर क्वेश्चन आपको क्या कहता है। ऐसा व्यक्ति जिसके आने का दिन और समय पहले से निश्चित नहीं होता है कहलाता है। देखिए जिसका आने का तिथि जिसका आने का तिथि समय यानी दिनांक डेट और समय ना पता हो उसको आप कहते हैं अतिथि। क्या बोलते हैं उसे। जिसका आने की तिथि ना पता हो पहले से हमें, उसको अतिथि बोलते हैं। अ मतलब नहीं, तिथि माने दिनांक डेट। जिसका डेट पहले से ना पता हो उसे अतिथि बोलते हैं। तो इसका ऑप्शन आपका हो जाएगा, इसका ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। क्वेश्चन नंबर 8 हमारा है स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची। स्वच्छ शब्द का पर्यायवाची। तो देखिए स्वच्छ का आपको पता है कि स्वच्छ का जो ऑप्शन नंबर डी है निर्मल हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। यहाँ पर फिर से आपको निर्देश दिया गया है। प्रश्न संख्या 9 और 10 के वाक्यों में कुछ में त्रुटियां हैं। त्रुटि वाले वाक्य के जिस भाग में त्रुटि हो उसके अनुरूप उसके अनुरूप उसके अनुरूप अक्षर ए बी सी वाले का चुनाव करें। यदि वाक्य में कोई त्रुटि ना हो तो डी वाले का चुनाव करें। ये आपका निर्देश दिया गया है, निर्देश मैंने पढ़ दिया। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। मुझे कल 2 किलो, देखिए क्वेश्चन को मैं पढ़ लेता हूँ। क्वेश्चन क्या है। मुझे कल 2 किलो लीची खरीदने हैं। अब आपको बताना है कि मुझे कल में कोई त्रुटि है या 2 किलो में त्रुटि है या लीची खरीदने में है इसमें त्रुटि है या कोई त्रुटि नहीं है। तो चलिए देखते हैं कि आखिर किस भाग में त्रुटि है। तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया और दूसरे वाले को भी पढ़ लेते हैं। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। अपने अपने किताबें बस्ते में डाल लो। पहले नंबर आप खुद सोचिए कि आखिर किस भाग में गलती है, किसमें त्रुटि है। तो चलिए शायद आपने सोचा होगा, मैं आपको बता दूं कि लीची स्त्रीलिंग के अंतर्गत आती है। इस लीची जो है आपका लीची क्या लीची जो है आपका लीची स्त्रीलिंग में के अंतर्गत आता है। अतः खरीदने के स्थान पर खरीदनी होनी चाहिए। खरीदने के स्थान पर खरीदनी होना चाहिए था। अर्थात इसका अर्थ ये है कि इसके खरीदने यानी ऑप्शन सी, इस ऑप्शन में ऑप्शन सी खरीदने हैं
इस भाग में त्रुटि है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न नंबर 10 में देखते हैं क्या है इसमें। अपने अपने किताबें, तो आपको बता दें किताब स्त्रीलिंग है। आपको बता दें किताब जो है आपका, किताब स्त्रीलिंग है। किताब स्त्रीलिंग है, अतः अपने अपने के स्थान पर अपनी अपनी होना चाहिए। यानी यहाँ पर किस भाग में त्रुटि है, किस भाग में त्रुटि है, तो आपको बता दें कि अपने अपने, अपने अपने किताबें, यहाँ पर त्रुटि है। यहाँ पर अपने अपने किताबें ना हो करके अपनी अपनी किताबें होना चाहिए था। चलिए अगला क्वेश्चन हमारा है प्रमत्त स्वेच्छाचारी। यहाँ पर दिया गया है प्रमत्त स्वेच्छाचारी। प्रमत्त का आपको बता दें कि प्रमत्त का अर्थ स्वेच्छाचारी होता है। प्रमत्त का जो यहाँ पर दिया गया है इसका स्वेच्छाचारी अर्थ होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन, क्वेश्चन इसमें कट के आया है कि प्रमत्त का जैसे स्वेच्छाचारी होता है उसी प्रकार से प्रमत्त का और क्या अर्थ होता है। तो आपको बता दें प्रमत्त का अर्थ स्वेच्छाचारी होता है, इसका अर्थ उन्मत्त भी होता है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं हमारा क्या है। अगला प्रश्न आपका है कनक का एक अर्थ धतूरा होता है। कनक का एक अर्थ धतूरा होता है। तो आपसे पूछा जा रहा है कि कनक का एक अर्थ और क्या होता है। तो ये तो आप बचपन में भी एक पढ़े थे, कनक कनक के सोगनी। उसी प्रकार से वहां पर एक कनक का अर्थ होता था धतूरा और एक कनक का अर्थ होता है सोना। यानी आपको यह भी पता चल गया, ऑप्शन डी इसका करेक्ट आंसर होगा, करेक्ट ऑप्शन होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा है रीति रीति अनुसार शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा। रीति अनुसार, तो रीति अनुसार, तो देखिए इसका सही विकल्प होगा ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, रीति प्लस अनुसार। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं हम अपना। तो प्रश्न संख्या 14 हमारा है। पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश हमारा क्या है, चलिए निर्देश देखते हैं। निर्देश हमारा प्रश्न संख्या 14-15 में लिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करें। शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो चलिए देखते हैं शुद्ध वाक्य क्या है। चलिए देखते हैं। चलिए हमारा पहला इसमें ऑप्शन ए है, वह एक महिला विद्वान थी। अब देखिए महिला के साथ विद्वान नहीं आएगा, क्योंकि विद्वान एक पुरुषों के लिए यूज किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। वह एक विदुषी महिला थी। वह एक विदुषी महिला थी। अच्छा, यही सही है। अगला भी पढ़ लेते हैं। वह विदुषी महिला थी वहां। अब देखिए थी वहां, ये जो है सटीक नहीं बैठ रहा। अगला देखिए, वह एक विद्वान महिला थी। अब आपको पहले भी बताए हैं कि महिला के साथ विद्वान नहीं आएगा, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। प्रश्न संख्या 15 हमारा क्या है, उसमें भी यही करना है, शुद्ध वाक्य का ही चयन करना है। तो शुद्ध वाक्य आपका 14 संख्या का तो बीज है। 15 में देखते हैं क्या है, वह प्रणाम से
अगला प्रश्न है आपका प्रश्न संख्या 16। पहले निर्देश को पढ़ लेते हैं। निर्देश हमारा है प्रश्न संख्या 16। 17 में लिखित वाक्यों के लिए एक शब्द चुनिए। किसी की सहायता करने वाला, तो आपको पता होगा सहायता करने वाले को सहायक कहते हैं, जो सहायता करता है उसे सहायक कहते हैं। यानी प्रश्न संख्या 16 का ऑप्शन ए सही विकल्प है। तो चलिए प्रश्न संख्या 17 की बात करें तो भला चाहने वाला, यहाँ पर मला है, ये मला गलती से हो गया, यहाँ भला होना चाहिए था। चलिए कोई बात नहीं, आपको बता दें भला चाहने वाला, वहाँ पर आपका मला लिखा गया है, मला न लिखा करके यहाँ पर भला होना चाहिए था। तो आपको बता दें भला, भला चाहने वाला। तो भला चाहने वाला, तो भला चाहने वाला जो होता है वह हितैषी होता है। हितैषी, हित चाहने वाला, वही उसी को कहते हैं जो है भला चाहने वाला, यानी हितैषी। चलिए अगला प्रश्न हम देखते हैं। प्रश्न संख्या 18 है। अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस राची, ऐ बतिया सुनि रूखी, है ना। तो चलिए अगला, इसका पहले नंबर हम तो भाव समझते हैं कि भाव इसका क्या है। तो देखिए भावार्थ इसका क्या हो जाएगा, अखियां रूखी, जिन आंखों में हरि दर्शन की भूल, यहाँ पे देखिए भूल ना होकर के भूख होना चाहिए था, कोई बात नहीं। अखियां हरि दर्शन की भूखी, जो आंखें हरि के दर्शन के लिए भूखी हो, उनमें भूख लगी हो, जिनको, जिन आंखों को जो है हरि दर्शन की भूख लगी हुई हो, जो रूप रस में रंगी जा चुकी हो, जो रूप रस में रंगी जा चुकी हो, उनकी तृप्ति योग की निरस बातों से कैसे हो सकती है। उनकी तृप्ति योग की निरस बातों से कैसे हो सकती है। यानी यहाँ पर जो है गोपियों का एक वियोग है, यानी यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार रस है। यहाँ पर आपका वियोग श्रृंगार रस है, क्योंकि ऑप्शन बी में दिया गया है। तो ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही विकल्प है। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो ये चीज मैं आपको पिछले ही प्रश्न में बता दिया है कि विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग विदुषी होता है। क्या होता है, विदुषी होता है। विद्वान शब्द का स्त्रीलिंग होता है विदुषी। क्या होता है, विदुषी होता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न संख्या 20। निम्नलिखित शब्दों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तद्भव शब्द का चयन कीजिए। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए प्यास तद्भव शब्द है, प्यास तद्भव शब्द है। प्यास जो है हमारा वो तद्भव शब्द है। इसका इसका तत्सम पिपासा होता है। क्या होता है, इसका तत्सम पिपासा होता है, शेष अन्य तत्सम है। तो चलिए इसका सही ऑप्शन हमारा ये हो जाएगा, जो कि प्यास है। अगले प्रश्न को देखते हैं। काली घटा का घमंड घटा, काली घटा का घमंड घटा, यहाँ पर कौन सा अलंकार है। तो चलिए देखते हैं। जब काव्य में एक शब्द का दो बार प्रयोग हुआ हो तथा दोनों के अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यहाँ पर देखिए काली घटा, एक घटा का अर्थ हो जाएगा बादल, एक घटा का अर्थ होता है बादल, तथा दूसरी घटा का अर्थ हो जाएगा घटना, यानी कम होना। तो यानी यहाँ पर एक ही शब्द का दो अर्थ है, एक ही शब्द का दो अर्थ है। जब किसी भी काव्य में एक ही शब्द का दो अर्थ हो तो वहाँ पर यमक अलंकार होता है। यानी यहाँ पर आपका ऑप्शन ए इस प्रश्न का सही विकल्प होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है प्रश्न संख्या 22।
चाकू शब्द का बहुवचन क्या होगा? तो मैं आपको पहले ही बता दूं कि चाकू का बहुवचन नहीं होगा, चाकू का चाकू ही रह जाएगा। तो चलिए देखते हैं आखिर क्यों। देखिए, जिसमें अकारांत, आकारांत, इकारांत, ईकारांत, उकारांत, ऊकारांत पुल्लिंग शब्दों का एक वचन और बहुवचन रूप समान होता है, जैसे बालक, बालक, आदमियों का, आदमी। यहाँ पर उदाहरण भी मैंने दिया है, आदमी का, आदमी, कवि, कवि, साधु, साधु, चाकू, चाकू, तथा मोती, मोती इत्यादि। अतः चाकू का बहुवचन चाकू ही होगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या हमारा। त्रिवेणी शब्द में कौन सा समास है? त्रिवेणी, त्रिवेणी आपको बता दें, जिसमें प्रथम पद, जिसमें प्रथम पद, आपको बता दें कि जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है, जिसमें प्रथम पद संख्यावाचक होता है वह द्विगु समास होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही विकल्प होगा। तो चलिए देखते हैं एक बार। जिस समाज का प्रथम हाँ तो देख लीजिए यहाँ पर हाँ तो चलिए देखते हैं इसमें। जिस समास का प्रथम पद संख्यावाची हो, संख्यावाची हो, वहाँ द्विगु समास होता है। यानी यहाँ पर ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24 यानी 24 आपका हो जाएगा। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का चयन कीजिए। तत्सम शब्द, तो देखिए चलिए देखते हैं क्या होगा इसका। निकृष्ट, निकृष्ट शब्द एक तत्सम है। तीखा शब्द का तत्सम तीक्ष्ण होता है। अटारी का अटालिका होता है तथा गहरा का तत्सम गंभीर होता है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन सी करेक्ट विकल्प होगा। तो चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न आपका प्रश्न संख्या 25 जो कि हमारा लास्ट प्रश्न है, लास्ट वीडियो का लास्ट प्रश्न है ये, जो कि आपके 13 सितंबर, जो कि आपके 13 सितंबर 2015 में पूछे गए प्रश्न है सभी। 13 सितंबर 2015 में पूछे गए प्रश्न थे सभी। यहाँ से आपको एक आइडिया मिलता है कि किस तरीके से लेखपाल के हिंदी का लेवल रहता है, किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। बाकी इस तरीके से वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए प्रश्न संख्या 25 क्या पूछ रहा हमसे। निम्नलिखित वाक्य में मोटे छपे शब्द की शुद्ध वर्तनी कौन सी है? तो अत्यधिक व्यस्तता से जीवन में निरसता आ जाती है। तो यहाँ पर जो मोटा, यानी मोटा यहाँ पर कौन सा छपा हुआ है? अत्यधिक, अत्यधिक। तो आपको बता दें यहाँ पर जो शुद्ध वर्तनी होगा इसका अत्य अधिक हो जाएगा, यानी ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो जाएगा। चलिए ऑप्शन ए इसका सही विकल्प हो जाएगा, अत्यधिक शुद्ध वर्तनी है इसका। ठीक है, चलिए तो